और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। बिहार में नौमुंतखब अरकान असेंबली की हलफबरदारी के दौरान एमआईएम के रुकन असेंबली अख्तरुल ईमान ने एतराज़ जताते हुए ऐवान में थोड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी। दरअसल हलफबरदारी के लिए जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, उन्होंने खड़े होकर लफ्ज़ हिंदुस्तान पर एतराज़ जताया। अख्तरुल ईमान को उर्दू में हलफ लेना था, लेकिन उर्दू में भारत की जगह हिंदुस्तान लफ्ज़ के इस्तेमाल पर उन्होंने एतराज़ का इजहार किया। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर से लफ्ज़ भारत इस्तेमाल करने की गुजारिश की और फिर भारत इस्तेमाल कर ही उन्होंने अपना हलफ लिया। सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमें जो दी गई है उसमें भारत की जगह पर हिंदुस्तान शामिल लिखा गया है। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान इसलिए मैं अगर इजाजत हो तो मैं भारत के नाम पर क्या है सचिव महोदय, इसमें क्या तो भारत का संविधान तो पूर्वोत्तर चल रहा है, आज कोई नई बात नहीं न है, सब लोग उसी नाम पर लेते हैं शपथ। संविधान में भारत के लोग भारत का संविधान पढ़ते रहे हैं और हिंदी में और मैथिली में भारत ही लिखा गया, उर्दू में तो हिंदुस्तान लिख सकते हैं। इसलिए भारत के संविधान के बारे में उर्दू मैं अख्तरुल ईमान जो कानून साज असेंबली का मुंतखब हुआ हूँ, खुदा के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं कानून के जरिए कायम करदा भारत के आईन के सही अकीदत और जुलूस रखूंगा। मैं भारत की खुदमुख्तारी और एक जगह कायम रखूंगा और इस पौधे पर मैं बाइस होने वाला हूँ, उसके फराइज सालाना तौर पर अंजाम दें। तो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करता हुआ पाकिस्तान जाए, लेकिन उन्होंने फर्क क्यों किया? अब फर्क क्यों किया तो उनसे पूछिए। एमएम के नेता अरे उनसे पूछ, अरे ये तुष्टीकरण की नीति पैदा कर भेदभाव करना चाहते हैं, अलगाववादी ताकत इसी के नाम है। तो ये तो कहा जा रहा है कि भाई आप ही का वो प्लान भी है ना एमएम के लोग। नहीं, हम लोग का कोई प्लान नहीं है। और वैशाली में लड़की को जिंदा जलाए जाने के मामले में सियासी और समाजी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं और मुतासरा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा कर रही हैं। ये एहतजाज अब बिहार असेंबली अहाते तक जा पहुंचा है। आज कांग्रेस के अरकान असेंबली ने इजलास शुरू होने से पहले नारेबाजी की। कांग्रेस अरकान असेंबली हाथों में तख्तियां थामे थे। उन्होंने मुतासरा को इंसाफ देने का मुतालबा किया। आप देख रहे हैं कि महिलाओं के बिना हम लोग कोई धरती पर नहीं आ सकते, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और अभी लोग पूछ रहे थे कि ओथ नहीं लिए। अरे जब सर्टिफिकेट मिल गया तो हम लोग जनता ने विधायक चुना है, प्रतिनिधि चुना है, इसलिए इसका विरोध करेंगे। और जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक ये सरकार को चलने नहीं देंगे। यार गुलनाज को जिस तरह से जलाया गया, मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हुआ और प्रशासन इस तरह से अमानवीय व्यवस्था रखे हुई है पूरे बिहार में, तो प्रशासन को तो सोचना पड़ेगा। नीतीश की सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करे, जिस बच्ची की डेथ हुई है उसके परिवार की देख रेख नहीं करे, तो क्या करें हम लोग के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट के अलावा तो कोई रास्ता बचता नहीं है। जीएचएमसी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के दौरान एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी को अवाम की सख्त बरहमी का सामना करना पड़ा। दरअसल जामबाग डिवीजन में सैलाब मुतासरा खवातीन ने असदुद्दीन ओवैसी का घेराव कर डाला। सैलाब मुतासिरीन को इमदाद न देने की इन मकामी खवातीन ने असदुद्दीन ओवैसी से शिकायत की। मुतासरीन का कहना था कि एमआईएम लीडर्स सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही उनके इलाकों का दौरा करते हैं। इंतखाबात के बाद कोई भी सियासी लीडर उनके इलाकों का दौरा नहीं करता, उनकी परेशानियों को नहीं सुनता। रुपया नहीं मिला, मेरे को किसी की मदद नहीं मिली, मेरे घर में ना छोटा ना बड़ा, मैं अकेली औरत नौकरियां छोड़ के घर में बैठी, पूरा पड़ा सा पानी अंदर जाके 2 बजे तक बच्चियां उठा लेते फेंके पानी। 1 रुपया नहीं दिया, आलिया मस्जिद के खड़े रहे, पूरे घुटने दर्द हुए, हमारे को 1 रुपया नहीं दिया। अपने अपने रिश्तेदारों पे तकसीम कर लिए पैसा, लीडरों के घरों को पहुँचे पैसे, उनके खानदान वालों को दिए, हमारे लोगों को नहीं दिए। हम भी बेवा लोग, हम भी मेहनत करके खाने वाले हैं, हम भी गोलियां दवाइयों पे चलने वाले हैं, ये सबके बराबर। लीडर वोट बोल रहा है, उसमें भी आते पैसे, वो भी खाते। हमारे को क्या मिलता? हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। हमारे को एमआईएम पार्टी से मोहन साहब थे, नहीं आए। जब स्टार्टिंग जब जीते वक्त आए, 5 वोटों से जीते
हम लोग पूरा सेलिब्रेट करे, केक काटे, वो काटे, केक को खाए, उसके बाद अभी तक उन्होंने केक हजम ही नहीं हुआ उनका। तो आपका डिवीजन में डेवलपमेंट को बोलना, जिसको हम चुन के लेके आए उन्हें नहीं है तो बोलना किसको। अभी असद भाई आए, असद भाई आए, इसी टाइम पे आते हो, फिर उसके बाद दिखते नहीं, ना इनो दिखते ना उनो दिखते, एमएलए है ही नहीं। हमारे पास एमएलए जो है वो एमएलए गए, वहाँ जा नहीं सकते हम, दूसरा कोई एमएलए हमारे यहाँ से है नहीं, वो एक एमएलए है, उनके हम नहीं जा सकते। और चलिए सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान। अनीस, जिस तरह से लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि सैलाब मुतासरा जो लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी की जा रही है, न्यूज़ 18 उर्दू पर भी लगातार इस तरह की रिपोर्ट हम दिखाते रहे हैं। आपने भी बहुत सारे मुतासरा लोगों से बात की और आज इसका साफ तौर पर नज़ारा देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी को अवाम के गुस्से का सामना करना पड़ा। देखिए है ना, जो हैदराबाद में सैलाब आया था उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से जो रकम तकसीम की गई थी मुतासरीन को, काफ़ी शिकायतें हैं और ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा था कि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनके ख़ास जो करीबी लोग हैं उन तक ही इमदाद पहुंची है, या फिर अगर आवाम को इमदाद दी गई तो फिर उसमें कुछ कमी बेशी करके दी गई। ये जो है वाक़यात आम हैं, ये इस तरह की शिकायतें काफ़ी आम सुनी गई थी। लेकिन आज जब जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को आवाम ने घेरा और उनसे सवाल किया कि आपके जो है अवामी नुमाइंदे जो यहाँ के कारपोरेटर्स और दूसरे लोग हैं, लीडरान हैं, वो उन्होंने हम तक रकम नहीं पहुँचाई, तो आमतौर पर जिस तरह देखा जाता है असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी एतमाद में और जो है कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। इन सवालों को वो जो है एक तरह से सही तरीके से वो जो है उसका जवाब नहीं दे सके। वो आज जो GHMC के जो इंतखाबात हैं उस सिलसिले में अपने जो वहाँ पर उनके जो नुमाइंदे हैं, जो उनके जिनके जो वहाँ पर मजलिस से इंतखाबात लड़ रहे हैं, उनकी कैनवेजिंग के लिए गए थे। आवाम ने उन्हें घेरा। और मैं ख़ास तौर पर एक बात बताना चलूँ कि ये जो इलाक़ा है वो उतना शदीद मुतासिर नहीं है जितना कि टोली चौकी या फिर चंद्रायन गुट्टा का इलाका है। तो ये समझा जा रहा है कि जब असदुद्दीन ओवैसी टोली चौकी का और चंद्रायन गुट्टे का दौरा करेंगे, जो काफ़ी न्यूज़ में रहे थे, जहाँ पर पानी घरों में घुस गया था, एक एक जो है मंजिल तक पानी आ गया था, अगर वो उन इलाकों का दौरा करेंगे तो क्या हालत होगी उनकी, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना। अनीस, यहाँ पर ख़ास तौर पर ख़वातीन सामने आई हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर भी वही रही हैं। क्या कुछ वहाँ पर उन्होंने कहा? देखिए है ना, उन्होंने जो कहा कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो हम तक आते नहीं हैं और जो उनके जान पहचान के लोग हैं उनको ही इमदाद पहुँचाते हैं। और एक साहब ने ये भी कहा कि सिर्फ जब इलेक्शन होता है, जब वोट मांगने के लिए आते हैं, तभी जो है इन्हें हम जो है रूबरू होते हैं और हमारी उन तक पहुंचने की रीच नहीं है, हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो ये जो है एक आम सा जो है एक तरह का जो है मुकालमा होता है। आवाम जो गरीब लोग हैं जिन पर कोई जो है तवज्जो नहीं दी जाती। तो सूरत हाल इसी तरह की है। काफ़ी जो स्लम इलाके हैं उनकी काफ़ी शिकायतें हैं। अभी ये इब्तिदा हुई है पदयात्राओं की, तीसरा दिन है जब ये जो अवामी नुमाइंद जब जो लीडरान हैं जब ये बस्तियों में जाएंगे तो ये कहा जा रहा है कि काफ़ी जो है बैकलैश होगा, काफ़ी जो लोग उनसे जो है गुस्से से पेश आएंगे, घेराव होगा और यही पूछेंगे कि अब तक आप कहाँ थे और हमारी मदद के लिए जब हम मुसीबत में थे तो वो क्यों नहीं आए, है ना। और अनीस, यहाँ पर भी एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का उस वक्त क्या रद्द-ए-अमल रहा, क्या रिएक्शन रहा? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे कहा, इत्मीनान दिलाया कि क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वजह से इमदाद तकसीम नहीं की जा रही है। इलेक्शन के बाद GHMC का इलेक्शन जब 1 दिसंबर को हो जाएगा तो उसके बाद जो है इमदाद जारी रखी जाएगी, तब उन्हें इमदाद मिल जाएगी, इस तरह से कहा। और आवाम जो है बाज़ लोग उस पर मुतमईन में नज़र आए, लेकिन जो है ज़्यादातर लोग जो है नाराज़ थे कि इतने दिन हो गए उन्हें अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली, है ना। जी अनीसुर रहमान, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मिजहल में बीएसएफ और फौज ने पाकिस्तान की बैठ की एक कार्रवाई को नाकाम बना दिया है। डीआईजी बीएसएफ मोहित कृष्णा ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान से बातचीत करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर दौरान शब कुछ मिलिटेंट देखे गए जो दरअंदाजी की ताक में थे, ताहम सरहद पर तैनात फौज और बीएसएफ ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। फौज और बीएसएफ ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। भारी बर्फबारी की वजह से तलाशी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आईं। This was an attempt of bat action, but due to alert troops of BSF, they have fired on the militants. The militants managed to escape by taking advantage of the bad weather and the snowfall. यानी आपको डीआई साहब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर जो बैड एक्शन करने की कोशिश की गई थी? बिल्कुल, they are keep on trying, but we could neutralize them and kill them. This time they have escaped. We have input of militants sitting in the launching pad of POK. Exact number I can't say, but they are in group of 5-6. In some area group of 12. इस वक्त बर्फबारी काफ़ी वहाँ पर हो रही है सरहद पर, काफ़ी मुश्किलात भी हो रही है। क्या आपको सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात हो रहे हैं मिलिटेंटों को ढूंढने में? मिलिटेंट्स का कोई they are taking the advantage of this snowfall. However, they couldn't this time. दो तीन दिन पहले जो वहाँ पर काफ़ी ये जो हुई थी, सीज फायर हुई थी, गोलाबारी हुई थी, तो आपको लग रहा है कि उस बीच मिलिटेंट इस पार आने में कामयाब हो चुके कुछ? Yeah, their ceasefire violation means the POK, they are trying to help the militants to infiltrate. यानी कि आपको लग रहा है इस पार आ चुके होंगे कुछ मिलिटेंट? They might have come, but we are very strong. So we can't say that they have succeeded. Few might have come in whenever they violate the ceasefire, and हम जो है जबरदस्त जो है मुंह तोड़ कर जवाब देते जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। मुंबई के गोरेगांव में एनसीबी एहलकारों पर हमले के मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ सरकारी अफसरान के कामकाज में रुकावट डालने के लिए दफा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया। जोनल डायरेक्टर समीर वांखड़े और उनकी टीम पर 50 से 60 गुंडों ने हमला कर दिया था। इस हमले में एनसीबी के 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए हैं। इतवार की शाम एनसीबी की टीम पर यह हमला किया गया। ख्याल रहे कि समीर वांखड़े ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं। और मुंबई से एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, अभी तक इस पूरे मामले में मजीद क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि काफ़ी ये संगीन मामला है, जो कामकाज चल रहा है ओहदेदारों का, उसमें अगर इस तरह से रुकावट डाली जाएगी तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर बेहद ज़रूरी है। देखिए, इसमें अपडेट मैं आपको बता दूं कि 3 लोग गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो सरगना है कैरी मेंडिस, विपुल, यूसुफ और अजीज, इन 3 लोग गिरफ्तार किया गया इस पूरे मामले में, और इन 3 लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। तीनों को न्यायिक हिरासत में जो भेजा गया। बताया जा रहा है कि इन 3 आरोपियों में से एक आरोपी जो है वो मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा है, और जो जिन 2 अधिकारियों को एनसीबी के चोटें आई उसमें एक है विश्वविजय सिंह और दूसरे है शिवा रेड्डी। दोनों अभी जो है सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कल शाम 6 बजे जो है हमला हुआ था, और यहाँ पे इन्हें टिप मिली थी कि वहां पर ड्रग्स की डीलिंग हो रही है, ड्रग्स के पेडलर वहां पे बैठे हुए हैं, और बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है कैरी मेंडिस जो है। मैं बताऊं कि जब से समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड ड्रग्स एंगल केस की जांच शुरू की है, तब से ही वो ड्रग्स पेडलर के निशाने पे है। बहुत बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर जो है, चाहे केजे की बात करें या फिर क्षितिज प्रसाद की बात करें, इन बड़े बड़े पेडलर्स को इन्होंने जो है अरेस्ट किया है। उसके बाद से ही जो है लगातार जो ड्रग्स पेडलर की टीम है वो इनको जी, तो काफी संगीन मामला है। जी अमित, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम मामले पर क्या कुछ अपडेट रहेगा उससे हम अपने नाज़रीन को रूबरू करवाते रहेंगे। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामले तशवीश का बाइस बन गए हैं। दिल्ली,
केरल, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में कोरोना के नए मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और गुजरात हुकूमत की सरजनिश की है। जस्टिस अशोक भूषण की सरबराही वाली बेंच ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम की हुकूमत को कोरोना से मुकाबला करने के लिए किए गए इक़दाम पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उधर मुल्क में कोरोना के मुसद्दिका मामलों की तादाद 91 लाख से तजावुज़ कर गई है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 44,059 नए मामले सामने आए, जबकि इसी अरसे में 511 मरीजों की मौत हुई। अब तक कोरोना से 1,33,738 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,43,438 है। पिछले 24 घंटों में 41,024 मरीज शिफायाब हुए हैं। अब तक 85,62,642 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 8,49,500 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। अब तक 13,25,82,730 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 6,746 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इसी अरसे में 121 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 8,300 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। महकमा सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामले में 40,000 से ज्यादा है, जबकि कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 5,29,863 है। दिल्ली में अब तक 4,81,260 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। और दिल्ली में कोरोना के वसी होते दायरे के बीच इंतजामिया ने 2 बाजारों को बंद करने का फैसला वापस ले लिया। पंजाबी बस्ती बाजार और जनता मार्केट को बंद करने का फैसला वापस लिया गया। सील करना इनका गलत था, गलत तरीके से सील की गई। यहाँ पे मतलब मार्केट में कोई डिस्टेंसिंग का पूरा पालन था, सैनिटाइजर भी हुई है और पालन भी पूरा कर रहे थे, मगर इन्होंने बाहर की जो ये भीड़ है, इस रोड पे जो चलती हुई भीड़ है, उसको बेहाब बना के इन्होंने हमारी मार्केट को सील करने के ऑर्डर कर दिए। मैं डीएम की मीटिंग में भी गया था, शुक्रवार को जो मीटिंग हुई थी, इन्होंने हमारे को बुलाया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी वे आपकी मार्केट सील कर दी जाएगी। लेकिन फिर भी इन्होंने किसी जो मर्जी कह लो जी, बदमाशी कह लो या जो मर्जी कह लो, अच्छा तरीका नहीं था इनका जो इन्होंने सील की। मेरे पास 5 बजे शाम को टेलीफोन आया है, वे आप अपनी मार्केट बंद करा दो, 7 बजे आपकी मार्केट सील होनी चालू हो जाएगी। तो मैंने मार्केट में घूम के हर दुकानदार को ये कहा भाई अपना बंद कर दो दुकानें। मैंने मार्केट अपनी बंद करा दी। उसके बाद एडीएम साहब, एसडीएम साहब और उनकी पूरी फोर्स, जो लगभग होंगे कोई 25-30 आदमी उनके फोर्स के, उन्होंने सारी मार्केट को बंद करा दिया। और एक दुकान तो हमारी जानबूझ के सील, मतलब बंद होने के बाद भी सील कर दी गई जानबूझ के। वो सारा मामला दूसरा था उनका। उधर दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कोरोना के खतरे से निपटने और मेडिकल स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने अहम अहकाम जारी किया है। MBBS और BDS के 4वीं और 5वीं साल के तालिब इल्मों की अस्पतालों में ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो इलाज में डॉक्टरों की मदद कर सकें। भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 बेगमात की हुकूमत रही है, लेकिन जहां तक भोपाल के अहद ज़रीं का ताल्लुक़ है तो इसमें बेगमात भोपाल के अहद को रियासत भोपाल के गोल्डन पीरियड से ताबीर किया जाता है। जिस तरह मुग़ल शहनशाहों में बादशाह शाहजहां को इमारतें तामीर करवाने का शौक़ था, उसी तरह नवाबीन भोपाल में नवाब शाह जहां बेगम को तामीरात का शौक़ था। नवाब शाहजहां बेगम ने भोपाल में रिफाही काम करने के साथ साथ रेलवे की तामीर, एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद की तामीर, बेनज़ीर पैलेस और दूसरी तारीख़ी इमारतों को तामीर किया था। मगर आज इसी नवाब का मकबरा खस्ता हाली का शिकार है। MP वक्फ बोर्ड और शाही औक़ाफ़ की अदम तवज्जुही से मायूस MP जमीयतुल उलमा ने खुद इसकी तज़ीनकारी का
अहम फैसला कर लिया है। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। और जब बेगमात की यहाँ पे बात की जाती है तो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। उस गोल्डन पीरियड की अगर बात की जाए तो भोपाल नवाब शाहजहां बेगम का अहद जो है अहद ज़र्री में लिखा जाता है। लेकिन आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि उनका मकबरा खस्ताले का शिकार है। हालांकि भोपाल की ताजुल मसाजिद की तामीर और दूसरी इमारतों की तामीर इनके जरिए की गई थी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमीयत उलमा के अरकान यहाँ पे मौजूद, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ पर ये काम तो शाही औकाफ भी यहाँ पर है, वक्फ बोर्ड भी है, औकाफ अम्मा भी, उनको करना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पर आए, किस तरह के हालत देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के ज़रिए भोपाल के कदीम मकबरों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है ताकि भोपाल की आने वाली नस्लों को यहाँ की बेगमों और नवाबों के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल हो सके। आपने बहुत अच्छी बात की कि इनकी इतिहास की जानकारी हो सके। यहाँ पे सवाल यह है कि जिस बेगम को हम जानते हैं तो सिर्फ तामीरात के हवाले जानते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसी किताबें तसनीफ़ की, तालीफ़ की, उसके बारे में भी लोग नहीं जानते। नवाब शाहजहां बेगम हमारे भोपाल रियासत की एक, ये कह लीजिए कि उनका कोई न्यामुल बदल नहीं मिला, ऐसी यहाँ की हुक्मरान रही हैं कि वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी शख्सियत के एतबार से नुमाया उनका दर्जा रहा है। वक्त की बेहद अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से दे दें। जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले के मामले से जुड़ी ये अहम खबर, जिसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। तो अहम खबर जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, सीबीआई मामले की जांच कर रही है और कई बड़े सियासतदानों के नाम इसमें सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जमीन घपले के मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, जिसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आपको बताएं, हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार अहमद द्राबू और इसी तरह से कई नाम सामने आए हैं। तो जम्मू कश्मीर में जमीन घपला मामले से जुड़ी ये बेहद अहम खबर, कई बड़े सियासतदानों के नाम इसमें शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम इसमें शामिल हैं। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर में जमीन घपला मामले से जुड़ी हुई। सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कई अहम सियासतदानों के नाम इसमें शामिल हैं। हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम शामिल हैं। कई बड़े सियासतदानों के नाम जो सीबीआई मामले की जांच कर रही है उसमें सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में जमीन बदुनवानी मामला, हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम शामिल हैं और लगातार तफसीलात पर हमारी नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में जो जमीन घपला मामला है उसमें कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इन नामों में हसीब द्राबू, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबू, इफ्तिकार द्राबू, के आमला के नाम शामिल हैं। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, सीबीआई जम्मू कश्मीर में जमीन घपले मामले की जांच कर रही है और इसमें कई अहम नाम सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रिजेश कुमार जी। ब्रिजेश जी, इस पूरे अहम मामले पर आपसे मजीद तफसील चाहेंगे, डिटेल चाहेंगे।
देखिए ना, ये जो जेएनके में पिछले कुछ महीनों से लगातार जो मुद्दा सबसे गर्म है वह लैंड अलॉटमेंट में जो तमाम इलीगलिटीज जो बरती गई हैं, जो अवैध तरीके से जमीन पे कब्जा की गई और खासतौर पर जिस मामले में रोशनी एक्ट की बार बार चर्चा होती है कि उस कानून के तहत किस तरीके से बड़े पैमाने पर जमीन की बंदरबांट की गई और ये पूरा का पूरा जो स्कैम है, जो पूरा का पूरा यह भ्रष्टाचार है, करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो इस मामले में जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उसमें जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिक्स रही है उसके कई बड़े चेहरे शामिल रहे हैं जिन्होंने कि रोशनी एक्ट की आड़ में जो जमीन पर कब्जा किया, जिसमें कि पीडीपी सरकार में वित्त मंत्री रहे हसीब द्राबू तक का नाम शामिल है। जो सूची अभी तक जो सामने आई है, जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये कहा था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप ऐसे लोगों की सूची जाहिर करें जिन्होंने कि इस तरह की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो इसमें जो कई बड़े नाम जो निकल कर आए हैं उसमें जाहिर है, मैंने अभी हसीब द्राबू के बारे में बात की, जो उनके परिवार वालों के नाम पर 4 कनाल लैंड जो है रोशनी एक्ट के तहत ली गई है। उसी तरीके से मोहम्मद शफी पंडित का नाम शामिल है, काफी मशहूर ये ब्यूरोक्रेट रहे हैं जम्मू कश्मीर के। इसी तरीके से एक और के अमला जो है उनके बारे में कांग्रेस के लीडर भी रहे, उनके नाम पर भी जैसे उनके परिवार वालों के नाम पर काफी अधिक जमीन ली गई है। तो इस तरीके से एक बड़ा खुलासा है ये कि किस तरीके से रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर के प्रशासन, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में जो तमाम बड़े चेहरे थे उन्होंने जमीन पर कब्जा किया और जो है बड़े पैमाने पर जो सरकारी संपत्ति की बंदरबांट की। और ये खास बात यह है कि जमीन का ये जो लूट का सिलसिला है वह फारूक अब्दुल्ला से शुरू होकर मुफ्ती मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आजाद की सरकार तक जारी रहा और इस तरीके से जो से इतने बड़े स्कैम में कन्वर्ट हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ रोशनी एक्ट बल्कि इंक्रोचमेंट जो है वह भी बड़े पैमाने पर की गई है जम्मू और कश्मीर दोनों के ही इलाकों में, और इसकी एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट जो है वह ध्यान में आई है। सीबीआई जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जिसको कि हाई कोर्ट ने एक तरह से मैंडेट भी दिया था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके की जो एलिजिबिलिटी बरती गई है उसको सामने लाया जाए। तो काफी बड़े नाम है जो कि इस स्कैम में शामिल रहे हैं, वो नाम जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन जिन्होंने सरकारी जमीन को इस एक्ट की आड़ में बुरी तरीके से कब्जा किया और सरकारी संपत्ति को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। जो पूरा स्कैम है 25,000 करोड़ की सीमा तक है। जी ब्रिजेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो बदउनवानियां हैं, घपला मामले सामने आ रहे हैं और अब उन पर कार्रवाई भी हो रही है, यानी कहीं ना कहीं एक बेहद अहम कदम है। निश्चित तौर पर देखिए, जो जेएनके का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगुवाई में जो वहाँ का प्रशासन है, इस मामले में काफी गंभीर है। और जो है जो थोड़े समय पहले हमने एक इंटरव्यू भी किया था जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, हमने इसी रोशनी एक्ट जिसको लेकर की तमाम जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं काफी बवाल खड़ा कर रही थी कि इस एक्ट को नाबूद किया गया और इससे बड़ा जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो जाएगा। सच्चाई ये है जो कि उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि यह जो है इस एक्ट का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर तमाम सरकारों ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां पर लूट मचाई जमीन की। वह लूट जिसके बारे में जब ये रोशनी एक्ट बना था तो ये कहा गया था कि इससे जो पैसे हासिल होंगे, जो कब्जा हुआ पड़ा है उससे एवज में जो पैसे इकट्ठा किए जाएंगे उससे जो राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। वो लोग जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि इस तरह की इंक्रोचमेंट न हो, उन्हीं लोगों ने जमीन को इंक्रोच किया। आप ध्यान रखें कि हसीब द्राबू जम्मू कश्मीर की राजनीति के बहुत बड़े नाम है, खुद जेएनके बैंक के एक समय चेयरमैन रहे, उन्होंने तक रोशनी एक्ट की आड़ में जो है जमीन पर कब्जा किया हुआ है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं वो जाहिर है किसी न किसी तरीके से अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए जो है बड़े पैमाने पर जो जमीन को कब्जा की गई, वो जो है जो प्रशासन है जम्मू कश्मीर का, उसने उसको सामने लाने का फैसला किया। सीबीआई की भी जांच इस मामले में चल रही है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का बहुत क्लियर कट ऑर्डर है इस बारे में, इसलिए तमाम चीजें बाहर आ रही हैं। और सबसे खास बात यह है ही ना, यह किसी एक सरकार में नहीं, फारूक अब्दुल्ला की सरकार में ये 2000 में ये जो सिलसिला शुरू हुआ, 2001 में रोशनी एक्ट बना था, उसके बाद से मुफ्ती मोहम्मद सईद और उसके बाद से गुलाम नबी आजाद, इन तीनों ही सरकारों में लगातार इस तरह का घोटाला चलता रहा और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन गया, जिसकी साइज 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। जी ब्रिजेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तरह से ये भी बात सामने आ रही है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए जाते रहे हैं लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए, और ये जो घोटाला सामने आया है ये इस बात की नजीर है। निश्चित तौर पर आप देखिए, जो है जब यह एक्ट बनाया गया था तो उस समय तो ये माना यह जा रहा था कि जो जमीन जो है जो कब्जा कर ली गई है उसके एवज में जो है सो पैसे हासिल किए जाएं और जो है सो फिर उससे जेएनके में जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी काम हो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। रोशनी एक्ट का सहारा लेकर जो राज्य के जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिनके बारे में ये सोचा नहीं जा सकता था कि वह जो है इस तरीके से जो है एक्ट का इस्तेमाल अपने हक में करके जमीन को कब्जा करने की नीति अपनाएंगे, उन्होंने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। क्योंकि
रोशनी एक्ट जब लाया गया था तो उसमें माना यह जा रहा था कि जिन लोगों ने भी जो है लंबे समय से ऐसी सरकारी जमीन पर जो है सो कब्जा करके रखा हुआ है, उनसे जो सो पैसे हासिल किए जाएं और फिर जो है उसका राज्य के विकास में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हुआ उल्टा, वो लोग जिन पर यह जिम्मेदारी थी कि इस तरह की चीजें ना हो, उन्होंने इस कानून का सहारा लेकर जो है सरकारी जमीन को जो सो कब्जा है, जिसकी कीमत जो है सो करोड़ों में है। आप ध्यान रखें कि जो सो आज मार्केट प्राइस जो सो एक कनाल जमीन की 4 करोड़ रुपए के आसपास है। वह जमीन जो है सो थारोवे प्राइसेस जो कहते हैं कुछ हजार रुपए में ले ली गई। और इस तरीके से जो सो कुल जमा जो एक सीएजी की रिपोर्ट भी 2014 की बताती है कि 25,000 करोड़ रुपए टारगेट किए गए थे, उसकी जगह सिर्फ राज्य के खजाने में जो आज का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एज यूटी जो सो सिर्फ 76 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के पास आए। तो इस तरह की बंदरबाट मचाई गई और जाहिर है अब वो जो है सामने निकल कर आ रही है। जब जांच चल रही है, चाहे सीबीआई की जांच हो, चाहे वहां का एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में गंभीर और जो तमाम जो है सो प्रक्रिया शुरू की गई है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला है, जिसमें कि तमाम बड़े बड़े नाम निकल कर आ रहे हैं, जो कि एक के बाद एक तमाम सरकारों से या तो जुड़े रहे हैं, उसका हिस्सा रहे हैं, या फिर उन्होंने जिनकी मदद लेकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। जी ब्रिजेश जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और आपने जो इंटरव्यू लिया था उसमें भी हमने देखा था कि एलजी साहब ने साफ तौर पर कहा था कि लोगों की फलाह के लिए काम करना है, लेकिन जो खानदानी जो वहाँ पर सियासत रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों तक जो अहम काम थे वो पहुँचने नहीं दिए। और ये जो घोटाला सामने आया है, बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उस बात का सबूत। निश्चित तौर पर आप देखिए जिस तरीके का यह मामला सामने आ रहा है, और आप उसमें सिर्फ नाम देख लीजिए, जो हमारे दर्शक है वो अच्छी तरीके से जानते हैं इन नामों को। अब आप हसीब द्राबू का नाम जम्मू कश्मीर की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। पहले लंबे समय तक ये जम्मू कश्मीर बैंक के जो है चेयरमैन रहे, खुद पीडीपी की सरकार में जो है यह वित्त मंत्री रहे। उन्होंने अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन, जिसमें कि उनकी पत्नी शामिल है, उनके बेटे शामिल है, जमीन ली। इसी तरीके से आप के अमला की बात करें, उनका ब्रॉडवे होटल काफी मशहूर है, वहां के बड़े बिजनेसमैन हैं, साथ में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लोगों पर जमीन इस एक्ट के तहत जो है अलॉट करवा ली। इसी तरीके से आप मुश्ताक अहमद शाह की बात कर लें, मोहम्मद शफी पंडित जो कि चीफ सेक्रेटरी रैंक के जो है सो IAS ऑफिसर रहे, उन्होंने, इन सभी लोगों ने अपने इन्फ्लुएंस का बेजा इस्तेमाल करते हुए जो काम इन्हें जनता के हित में करने थे, उसकी जगह इन्होंने अपने एजेंडा को, अपने पर्सनल एजेंडा को एडवांस करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया और इस तरीके से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया और इस तरीके से अपने लिए निजी संपत्ति इकट्ठा की। यह जो सो पूरा का पूरा जो ये मामला इन्वेस्टिगेट हो रहा है, उससे ये बातें निकल कर आ रही हैं। ब्रिजेश जी, क्या इसमें और नाम सामने आने की भी उम्मीद? देखिए, जो अभी तक जो नाम सामने आ चुके हैं और जो सूत्र बता रहे हैं, उसके हिसाब से अगले 2 दिनों में और बड़े बड़े नामों का खुलासा होगा। लेकिन आप आज की तारीख में जो एक्सक्लूसिव जानकारी फिलहाल हमारे पास है, उसमें जो है सो हसीब द्राबू, उनके परिवार के लोग, के अमला, उनके परिवार के लोग, आप मुश्ताक अहमद छाया, उनके परिवार के लोग, आप फिर बात कर लें, ऐसे तमाम बड़े नाम हैं। इसके अलावा ध्यान रखें, रोशनी एक्ट के अलावा भी जो इनक्रोज स्टेट लैंड है, उसका भी मामला है, जिसमें कि बड़े पैमाने पर जो है सो सरकारी जमीन पर जो है सो कब्जा किया गया, इनक्रोच किया गया, लेकिन उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नहीं दिखाया गया। ऐसे नाम भी जो है सो कई हैं जो कि अब सामने आए हैं, जिसमें कि आप जो है सैयद अखून का नाम ले सकते हैं, जो कि एनसी के बड़े नेता रहे। उन्होंने जो है सो जम्मू के इलाके में ऐसी जमीन पर कब्जा किया। MY खान का भी नाम है, जो कि J&K बैंक के चेयरमैन रहे, उन्होंने भी इस तरह की जमीन कब्जा करके रखी है। आप जो है सो अब्दुल माजिद वानी की बात कर लें, कांग्रेस के टाइम में ये मिनिस्टर रहे, इनका भी नाम इसमें शामिल है। अब्दुल गनी जो कि NC से हैं और खासतौर पे राज्य के पूर्व एडवोकेट जनरल हैं, इन्होंने भी, इनके नाम पर भी इस तरह की जो जमीन है। हारून चौधरी की बात कर लें, यह भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर रहे, इनका भी नाम इसमें शामिल है। ये वो नाम है जो कि अदर देन जो रोशनी एक्ट के अलावा के तहत जिस जमीन का को कब्जा किया गया, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी जमीनें जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन वो जो सो फिजिकली उनको इंक्रोच किया गया है, ऐसे नामों की सूची अगर हम देखें तो इसमें तमाम बड़े नाम आते हैं, जिसमें कि यहाँ तक कि सज्जाद किचलू का भी नाम है, जो कि अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है सो सदस्य रहे। और ये जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में इस तरह की चीजें हुई हैं। आप ध्यान रखिए कि जम्मू में अगर हम बात करें कि जो रोशनी एक्ट के तहत जो जमीन जो है जिस तरीके का घोटाला किया गया, उसमें भी कई सारे नाम निकल कर आते हैं, जिसमें कि आप ध्यान रखें कि नरू राम, बेली राम, इसके अलावा जो है आप ध्यान रखें कि बुआ दित्ता वगैरह जैसे ऐसे कई सारे नाम जो है सो शामिल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि चाहे रोशनी एक्ट का बेजा इस्तेमाल करना हो या फिर जो है सो आपने फिजिकली जो
कुछ इनक्रोच की रेवेन्यू लैंड को, सरकारी जमीन को, और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं है। इस तरह का पूरा मामला जो है, यह दोनों तरह के केसेज हैं और इसमें बड़े पैमाने पर बड़े लोगों के नाम उभर कर सामने आए हैं जांच के दौरान। जी ब्रिजेश कुमार सिंह जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, बेहद अहम मालूमात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के एडिटर ब्रिजेश कुमार सिंह जी, जो कि तमाम तर मालूमात दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि ये जो मामला है जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले का मामला, कई बड़े सियासतदानों के नाम इसमें शामिल हैं। CBI मामले की जांच कर रही है। जिस तरह से ब्रिजेश जी ने अभी बताया कि कई अहम नाम इसमें सामने आए हैं, हसीब द्राबो, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबो, इफ्तिकार द्राबो, के आमला, रचना आमला, बीना आमला, फ़कीर चंद, मुश्ताक अहमद छाया के नामों का जिक्र है। साथ ही साथ मोहम्मद शफी पंडित, निगहत पंडित, सैयद मुजफ्फर आगा के नाम भी सामने। तो लगातार आपको बता रहे हैं बेहद अहम ये खबर। जम्मू कश्मीर में जमीन घपले मामले से जुड़ी हुई CBI पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए एक बार रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, इस पूरे मामले पर आपसे तफसीलात चाहेंगे। जी बिल्कुल है ना, अगर हम बात करें जो जितने भी हमने नाम गिनाए हैं वो इसमें मुलव्वस है अभी तक, लेकिन अगर हम दूसरी ओर अगर हम बात करें जो आज जो फ्रेश चार्जशीट जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने यहाँ बारामूला कोर्ट में फाइल किया है, उसमें एक जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे जो मौजूदा एडवाइजर हैं उनका नाम सामने आ रहा है, जो कि उस टाइम जब ये रोशनी एक्ट स्कैम हुआ था तो उस टाइम वो DC बारामूला थे और उनकी अरेस्ट भी उस टाइम हुई थी जब उनका नाम सामने आया था आज, लेकिन वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर हैं और आज एक बार फिर से उनका नाम सामने उभर कर आया है। पहले उनका नाम 2009 में सामने आया था जब काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स जो थे, जो गुलमर्ग लैंड स्कैम ये था, रोशनी लैंड स्कैम, तो काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स के नाम उस टाइम सामने आए थे, तो उनका भी नाम इसमें सामने आया था। आज जो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट में जो सुनवाई चलेगी बारामूला स्पेशल कोर्ट में, तो वहाँ पे ये आज क्लियर होगा कि जो ये एडवाइजर हैं गवर्नर के, क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई आने वाले दिनों में होगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि टॉप जो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट पहले से ही इसमें मौजूद रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हो या PDP हो या फिर कांग्रेस हो, या जो ब्यूरोक्रेट उस टाइम यहाँ पे एक्टिव थे या जो अच्छे पोस्ट पे उस टाइम यहाँ फाइल थे, तो उनके नाम इसमें शामिल पहले से ही बता जा रहे हैं। ताहम अभी तक का जो नाम जो सामने पूरी तरह से नहीं आ रहा था वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एक मुशीर हैं उनका नाम है, जो कि DC बारामूला उस टाइम पे थे जब ये रोशनी एक्ट स्कैम हुआ था। तो आज उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ सुनवाई होगी ACB कोर्ट बारामूला में, और आगे वहाँ आगे चल के क्या निकलता है तो वो देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो आज तक अभी तक का जो सबसे बड़ा स्कैंडल को बताया जा रहा है, रोशनी स्कैंडल एक्ट जो है, रोशनी एक्ट लैंड एक्ट जो है, इसको सबसे बड़ा आज तक का स्कैंडल माना जा रहा है, जिसको BJP ने एक सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर करार दिया था यहाँ पे करप्शन के खिलाफ। अब देखने वाली बात ये होगी कि इससे पहले भी काफी बार ये लैंड स्कैम जो है ये सुर्खियों में आया था, लेकिन इस पे कार्रवाइयाँ बहुत कम देखने को मिली। हमने देखा कि ज्यादातर जो इसमें मुलव्वस हैं उनके पास अभी भी जमीनें मौजूद हैं, उनकी जमीनें अभी सीज नहीं की गई हैं, उनकी जमीनें हड़प नहीं की गई है अभी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि परवेज, जिस तरह से बार बार नामों का जिक्र आ रहा है, बेहद बड़े नाम हैं ये तमाम और सियासी शख्सियात के नाम हैं, कहीं ना कहीं असर और रसूख रखते थे। अब वहां पर क्या कुछ मंजरनामा, ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल है ना, जैसे मैंने कहा कि ये काफी हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से भी पहले जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कुछ खातिर का नतीजे देखने को नहीं मिले। आज भी जो ये हाई प्रोफाइल लोग हैं ये कोशिश जरूर करेंगे कि इस स्कैम पे जो है वो पर्दा डला रहे, इस पे पर्दा बरकरार रहे। लेकिन इस बार जो हमें लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, LG एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे है, वो काफ़ी संजीदा है इस मामले में कि जो ये लैंड स्कैम हुआ है ये कैसे हुआ और कौन कौन इसमें मुलव्वस है और उनके खिलाफ
किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। तो काफी संजीदा इस बार सरकार नजर आ रही है, जिसके चलते कि हमने देखा है कि जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो लगातार सरगर्म है और लगातार उनकी तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं कंटिन्यू पिछले काफी रोज से। तो आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो कि बारामूला कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, या इनफैक्ट हम कहें कि सुनवाई अभी चल रही होगी वहाँ पे, इस हवाले से कि जो नाम इसमें शामिल हों, जो नाम इसमें शामिल हैं, जो हाई प्रोफाइल लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह से जो जमीन उन्होंने हड़प की है वो किस तरह से सरकार को वापस मिलेगी वो जमीन। मैं आपको यहाँ बता दूं कि हजारों करोड़ों का मामला है ये, 25,000 करोड़ से ज्यादा ये घपला अभी तक बताया जा रहा है। आज तक की जम्मू एंड कश्मीर की तवारीख में आज तक का सबसे बड़ा घोटाला इसको माना जा रहा है, जिसमें कि हर एक सेक्शन से जो लोग हैं वो मुलव्वस पाए जा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, या चाहे अफसरशाही में लोग हों, तो हर एक तरफ से लोग इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं। तो काफी बड़ा स्कैम है ये। परवेज आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो नाम सामने आए हैं इनमें से किसी की तरफ से भी अभी तक कोई रिएक्शन, कोई रद्द-ए-अमल? जी नहीं ना, अभी तक हमने देखा है, इससे पहले भी हमने देखा कि जो इसमें मुलव्वस पाए गए हैं इन्होंने खामोशी ही इख्तियार कर रखी है। हमने कोशिश की कि इनमें से कुछ चंद एक लोगों से बात की जाए, लेकिन उनके साथ राब्ता हमारा नहीं हो पाया, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ऐसे मामले में जो अंडर ज्यूरिडिक्शन मामले हो, अंडर कोर्ट मामले हो, तो उनमें लोग कम ही बोलते हैं ताकि जो केस पे उसका असर ना पड़े। तो ऑफिशियल से भी हमारी कोशिश हुई, जी इसके बारे में कमेंट ज्यादा नहीं देना चाहेंगे। जो आज की जो कार्रवाई है उसकी रिपोर्ट शाम को जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो प्रेस रिलीज आता है उसमें वो पूरी तरह से उसमें वो डिटेल्ड कार्रवाई का वो जिक्र करते हैं कि किस तरह का दिन भर किस तरह का कार्रवाई किस तरह की गई इस मामले में। तो वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। हम अभी तक हमने देखा है कि अभी तक जो इसमें मुलव्वस हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो कैमरा पे नहीं आ रहे हैं, और वो परवेज एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि एनआईए भी वहां पर लगातार बहुत सारे मामलों में छापेमारी कर रही है, बैंक घोटाले जो है वो भी सामने आए हैं, और अब जब ये जमीन घपला मामला यानी जो रोशनी वाला मामला सामने आया है, इसमें इतनी बड़ी जो ये कार्रवाई की गई है, जिस तरह से आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसको सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है, बेहद अहम बदउनवानी को खत्म करने के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो एनआईए की जो कार्रवाइयाँ यहाँ पे होती हैं वो भी जो टेरर रिलेटेड फंडिंग वगैरह होती है यहाँ पे जो काफी टाइम से यहाँ पे चल रही थी और जिसपे कोई कदगन लगाने की बात आज तक नहीं हुई है, उस पे भी अब कदगन लगाई जा रही है, उस पे भी कार्रवाइयाँ हो रही है। एनआईए की हम बात करें या ईडी की हम बात करें, कुल मिला के मामला वही होता है कि जहाँ पे पैसों का घपला हुआ है, जहाँ पे कोई घोटाला हुआ है, वहाँ पे ये जो एजेंसीज हैं ये सामने आके इन्वेस्टिगेट करती हैं और अपनी रिपोर्टें सामने पेश करती हैं। बेशक ये एक जुड़ी हुई कड़ी इसको माना जा सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा करोड़ों में ये एक स्कैम है। इसकी तारें कहाँ कहाँ जुड़ी होंगी वो बताना बहुत मुश्किल है, किस जगह किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका ताल्लुक रहा होगा, कहाँ कहाँ इसकी फंडिंग गई होगी, ये सब बताना अभी काफी मुश्किल है। लेकिन तारें इसकी जुड़ती नजर आ रही हैं। जो एनआईए की कार्रवाई जो यहाँ पे हुई है या ईडी की कार्रवाइयाँ हुई है, या अक्सर हम देखते हैं कि इनकम टैक्स या बाकी जो सीआईके वगैरह हैं वो अक्सर छापेमारी कार्रवाइयाँ यहाँ पे करते हैं, चाहे श्रीनगर की बात करें या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे भी जो ऐसी कार्रवाइयाँ लगातार देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के देखें तो मामला वही है कि जो काफी टाइम से यहाँ पे जो करप्शन चल रहा था, काफी टाइम से जो यहाँ पे इरेगुलरिटीज जो हो रही थी यहाँ पे, तो उन पे अब कदगन लगाने का टाइम आ गया है, उन पे अब शिकंजा कसा जा रहा है। और जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस मामले में अब काफी सीरियस नजर आ रही है कि जो यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हो रही थी उनको किस तरह से काबू में किया जाए। जी परवेज भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए, और लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। तो नाज़रीन आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में ज़मीन घपले के मामले में कई बड़े सियासतदानों के नाम शामिल हैं। सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आपको ज़रा नाम बताते हैं: हसीब द्राबो, शहजादा बानो, एजाज हुसैन द्राबो, इफ्तिखार द्राबो, के आमला, रचना आमला, वीना आमला, फ़कीर चंद, मुश्ताक अहमद शाया,
साथ ही साथ मोहम्मद शफी पंडित, निघत पंडित, सैयद मुजफ्फर आगा, ये वो तमाम बड़े नाम हैं जो कि इसमें शामिल हैं। लगातार अहम मामले से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। क्या कुछ मजीद तफसीलात रहेंगी, अपने तमाम बुलेटिन में हम आपको इससे भी जानकारी देते रहेंगे। इस वक्त की एक और अहम खबर, कर्नाटक में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। कर्नाटक हुकूमत का ये बेहद अहम फैसला सामने आया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और महकमा सेहत के साथ मीटिंग में वज़ीर आला येदियुरप्पा ने तबादला ख्याल किया और इस मीटिंग में स्कूल न खोलने पर इत्तेफाक किया गया। दिसंबर के अवाखिर में अब इस सिलसिले में दोबारा मीटिंग होगी। तो कर्नाटक में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। कर्नाटक हुकूमत का बेहद अहम फैसला है। जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो हैं वो फिर से सामने आते जा रहे हैं, उस सब के बीच में ये बेहद अहम फैसला कर्नाटक हुकूमत का माना जा रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और महकमा सेहत के साथ वज़ीर आला येदियुरप्पा ने मीटिंग की और उस मीटिंग में तमाम लोगों की उन्होंने बातें सुनी, तबादला ख्याल किया गया और उसके बाद ही स्कूल न खोलने पर इत्तेफाक किया गया। दिसंबर के अवाखिर में अब दोबारा मीटिंग होगी। तो कर्नाटक में 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ उसके बाद भी हालात का जायजा लिया जाएगा, कोरोना के मुतालिक तमाम तर जानकारी ली जाएगी और उसके बाद जो एक और अहम मीटिंग होगी उसमें आगे के मुतालिक फैसला लिया जाएगा। दिसंबर के आखिर में ये मीटिंग होगी। फिलहाल अभी तक यही कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन और महकमा सेहत के साथ मीटिंग की गई थी। वज़ीर आला येदियुरप्पा ने उस पर तबादला ख्याल किया था और इसी मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक में अक़लियती तलबा को KMDC से एजुकेशन लोन न मिलने की शिकायत है। इस मामले में तलबा तंजीम कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया मुसलसल एहतजाज कर रही है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने KMDC के खिलाफ 28 नवंबर को गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की धमकी दी है। गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरों ने रियासती हुकूमत पर अक़लियती तलबा के साथ सौतेला सलूक करने का इल्ज़ाम लगाया। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बार फिर सवालात के घेरे में है। स्टूडेंट्स का इल्ज़ाम है कि KMDC से लोन, जो एजुकेशन लोन मिला जा रहा है उसको कट किया जा रहा है और जो PhD स्कॉलर्स है उनको भी जो एजुकेशन लोन दिया जा रहा था उसमें भी कट किया जा रहा है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इस मामले में रियासतगीर तौर पर एक मुहिम चला रही है। हमारे साथ मौजूद है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कर्नाटक स्टेट सेक्रेटरी। The major thing is like on the fellowship, the deduction of the fellowship that we're giving for the students. So earlier it was 25,000 per month as a prosadana what we were giving. We were getting, but in fact what had happened on the circular which has come on 9th of November, it says that clearly denotes that the year after it will be 10,000 per month. It is nothing but deduction of 3 lakhs fellowship to 12,000. It's highly impossible to make. 1,20,000. 1,20,000 has come, and even yearly wise. And one more thing, we are if you look into that complete structure of the policy, and it says that research has to done within 3 years, and if they file to submission, then it will be the students has to refund all the amount. Then the practicality, if you look into the practicality, it is highly impossible student to get done do their PhD in 3 years. And along with that, and the whatever fellowship we are giving, that 1,20,000 is, it's nothing but they can use that amount only for the printout purpose, not for the research purpose. And as इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में जो हायर एजुकेशन में जो ज़ेरे तालीम तलबा है उनके कितने स्कॉलरशिप अभी तक रुके हैं, कितने स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप अभी रुके हुए हैं, क्या जस्टिफिकेशन क्या दिया जा रहा है KMDC से?
सर्वे करने के बाद हमको मालूम पड़ा उसके अंदर करीब 15,300 चिल्लर बच्चे, मतलब इतने बच्चों का अभी स्कॉलरशिप डिले होको है। अब जब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज माइनॉरिटी ऑफिस को विजिट करते हैं हमको वहाँ पर थोड़ा फिगर मिलता है। एग्जैक्टली एक अंदाजे तौर पर हम बोलेंगे तो करीब 40% स्कॉलरशिप अभी पूरा पेंडिंग है। उसके अंदर टोटली हमें देखेंगे तो 30% स्कॉलरशिप इसलिए पेंडिंग है कि थोड़ा सा मिस्टेक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोई इनकम सर्टिफिकेट में थोड़ा सा नाम स्पेलिंग मिस्टेक, थोड़ा एरर, वो प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स का नहीं रहता, वो जो डॉक्यूमेंट्स बनाए रहते गवर्नमेंट का प्रॉब्लम फिर किसे फेस करना पड़ता, फिर गवर्नमेंट ये स्टूडेंट्स कुछ फेस करना पड़ता। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कुछ जिम्मेदार हैं जिनका कहना है कि 28 नवंबर को एक बड़ा एहतजाज गुलबर्गा में किया जाएगा और इस मामले में सीएम से भी मुलाकात की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर। सेहतमंद रहने के लिए सबसे ज़रूरी है दूध, जिसमें मियारी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए ज़रूरी है दूध। तो दूध पीजिए हर रोज़ 1 गिलास। अमूल दूध, स्टे होम स्टे फिट। खबरों में इतना ही। आदाब।